हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट और हम अब एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इनके बारे में क्या उन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में कही थी, किस तरह से कही थी और इससे एक हम कनेक्शन देखेंगे इनका फ्लूइड की थ्योरी से। तो कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। फ्लूइड की थ्योरी हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो अब हम फ्लूइड की थ्योरी और इनकी थ्योरी में डिफरेंस के साथ पढ़ते पढ़ते इनकी थ्योरी कैसे अलग थी और कैसे इंस्पायर्ड थी फ्लूइड की थ्योरी से, वो हम पढ़ेंगे। थ्योरी के तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ एक उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि हमने फ्लूइड की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, उससे हेल्प मिला था कि उन्होंने ये जो थ्योरी उन्होंने डेवलप की है उनकी लाइफ से कैसे इसे इम्पैक्ट या फिर हम जोड़ सकते हैं। वैसे ही एरिक एरिक्सन की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर हम जान लेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि इनकी जो लाइफ की हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री इनके डेवलपमेंट की थ्योरी जो इन्होंने पुट फॉरवर्ड की उससे कैसे कनेक्टेड है। तो एरिक एरिक्सन जो थे उनका बर्थ जर्मनी में हुआ था 1902 में। ठीक है, जर्मनी में इनका बर्थ तो हुआ था, बट इनके जो आगे का जो आप स्टडी देखोगे या फिर उनका जो कोर्स ऑफ प्रैक्टिस देखोगे वो सारा यूएस में हुआ था, क्योंकि उनको जर्मनी छोड़ के या फिर यूरोप छोड़ के उनको यूएस में मूव करना पड़ गया। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। अब अगर उनकी बचपन की हिस्ट्री देखें तो हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि उनका जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग उनकी मदर ने किया था और मदर के साथ उनके स्टेप फादर थे। तो उनको उनकी ओरिजिनल फादर का ना तो नाम पता था ना उनके बारे में कुछ पता था। तो उनका चाइल्डहुड जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी मदर थी और उनके स्टेप फादर थे। तो उनका जो सरनेम था स्टार्टिंग में, तो उनका सरनेम जो उनका स्टेप फादर थे उनके नाम पे था, जो कि था डॉक्टर हॉम्बर्गर। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन जो हम आज जानते हैं वो एरिक एरिक्सन नहीं थे, पहले उनका नाम था एरिक हॉम्बर्गर, क्योंकि उनके स्टेप फादर का वो नाम था, उनसे उन्होंने वो नाम अडॉप्ट किया था। लेटर ऑन लाइफ में उन्होंने ये क्यों चेंज किया। ठीक है, अब उनकी जो स्टडी थी वो चाइल्ड साइको एनालिसिस के तौर पर उन्होंने एना फ्रॉड के साथ मिलकर की। अब एना फ्रॉड कौन थे? फ्रूइड जो थे उनकी बेटी थी एना, उनके साथ मिलके उन्होंने साइको एनालिसिस की पढ़ाई या फिर उनके बारे में स्टडी किया। इसीलिए हम ये डिफरेंस देखेंगे कि फ्रूइड की जो थ्योरी थी उनसे इनकी थ्योरी कितनी सिमिलर है या फिर कितनी डिफरेंट है। ये कंपैरेटिव स्टडी हम थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि उनसे वो इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे, येट डिफरेंट थे। अब जैसे कि मैंने कहा उन्होंने यूरोप छोड़ के 1933 में यूएस मूव किया। वो बॉस्टन के फर्स्ट चाइल्ड एनालिस्ट थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की उन्होंने यहीं पे स्टडी की कि एक चाइल्ड का नॉर्मल डेवलपमेंट, क्योंकि देखो हम उसमें एबनॉर्मलिटी ढूंढने लगे या फिर उस एबनॉर्मलिटी पे स्टडी करें, उससे पहले नॉर्मल क्या होता है वो हमें स्टडी करना होता है। नॉर्मल में क्या वैरायटीज़ होते हैं वो हमें स्टडी करना आता है। तो नॉर्मल्स में जो वैरायटी है ये क्यों है, इस तरह से उन्होंने ये जनरलाइज्ड स्टडी की थी। तो ये जो जनरल की तरफ स्टडी है, इसीलिए उनका जो स्टडी का नाम है वो भी साइकोसोशियल थ्योरी इस तरह से आता है, जबकि फ्रूइड के थ्योरी का नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी आता है। ठीक है, उनके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक अच्छी उपाधि थी, वो एक प्रोफेसर की तौर पर उनकी डेथ हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जब 1994 में उनकी डेथ हुई। जो उनकी थ्योरी है उसमें आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी, इसका जो बैटल है वो चलता है पूरे की थ्योरीज में, कि खुद एक पर्सन वो जो खुद है उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप हुई है और क्यों हुई है, ये स्ट्रगल हम उनकी स्टडी में देखते हैं। तो हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि उनकी खुद की आइडेंटिटी में क्या स्ट्रगल था। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो उनकी मदर ने, उनके स्टेप फादर ने की थी, तो उनको उनके फादर का पता नहीं था, तो उनको उनका सरनेम का भी पता नहीं था। यहाँ से उनका आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हुआ था कि मैं कौन हूँ। इसी क्राइसिस के चलते हम उनके आगे के इसमें लाइफ में देखते हैं कि वो हाई स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी,
वो कुछ खास ब्रिलियंट नहीं थे। जैसे कि हमने फ्रूइड में देखा कि वो हमेशा अव्वल आते थे, टॉप आते थे और वो काफ़ी ब्रिलियंट थे स्टडीज़ में। बट एरिक एरिक्सन की हिस्ट्री अगर आप देखो तो उन्होंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वो कुछ एक सालों से सिर्फ भटकते रहे थे। उनकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन पीरियड आ गया था यूथ के टाइम पे, जब आइडेंटिटी आती है कि मैं कौन हूँ। तो जब उनकी आइडेंटिटी आनी थी तब उनको ये समझ में आया कि उनको आइडेंटिटी तो छोड़ो, उनके खुद के फादर का नाम नहीं मालूम है, वो कहाँ है वो नहीं मालूम है। तो वो जो क्राइसिस उनके लाइफ में आया उनमें मोरेटोरियम मतलब एक स्टैग्नेशन पीरियड, जहाँ पे कुछ खास होता नहीं है, तुम कुछ खास उपाधि नहीं ले पाते हो, कुछ पढ़ नहीं पाते हो, वो ऐसे ही भटक रहे थे। वो कुछ साल उनके जो लाइफ के थे वो कुछ मॉन्यूमेंटल नहीं थे। इसी दौरान इन्होंने ये समझ में आया कि ये अपने किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करते, मतलब दिखने में वो ना तो अपने फादर जैसे हैं, क्योंकि उनके फादर तो स्टेप फादर थे, ना कि अपने मदर जैसे हैं, क्योंकि वो शायद अपने रियल फादर पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके उन्होंने अपना जो आगे जाके उन्होंने जो अपना सरनेम है होमबर्गर, जो उनके स्टेप फादर से उन्होंने लिया था, उसे ड्रॉप किया और उन्होंने खुद की आइडेंटिटी बनाई। खुद की आइडेंटिटी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी स्टडी, काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद में खुद का नाम जब इस फील्ड में उन्होंने लाया या फिर ये स्टडी जब उन्होंने की, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद की आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं। तो जब उन्होंने खुद की आइडेंटिटी खुद बनाई तब उन्होंने जो उनका नाम था एरिक, उसी से उनका सरनेम डेवलप किया एरिक्सन। ठीक है, जो एरिक था उसी से एरिक्सन किया, जबकि उनका स्टार्टिंग प्रीवियस इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में उनका सरनेम होमबर्गर था। अब फ्रूइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वो हमने जो आगे पढ़ी उसको थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि फ्रूइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, उसमें क्या क्या स्टेजेस थे, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ये 5 स्टेजेस थे जो कि फ्रूइड थे। फ्रूइड के ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस से फ्रूइड का मानना था कि पर्सन की जो आगे की आइडेंटिटी है या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, और वो डेवलपमेंट में ये सारे स्टेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने कहा था कि ये सारे जो 5 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में कहीं पे भी कोई भी स्टेज पे अगर उस स्टेज को वो बच्चा या फिर वो पीरियड पे वो इंडिविजुअल अगर पार नहीं कर पाया तो वहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है। अगर एक स्टेज पे फिक्सेशन हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे मेजर उनका डिफरेंस था एरिक एरिक्सन की थ्योरी का। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जैसे कि फ्रूइड ने कहा कि एक स्टेज के बाद आगे का डेवलपमेंट बंद हो जाता है, फ्रूइड से उनका अलग नज़रिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे फिक्सेशन होता है या फिर जो भी है, अगर डेवलपमेंट के स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इंडिविजुअल का कैरेक्टर का मॉड्यूलेशन होता है, बट वहाँ पे वो फिक्स नहीं होता है। स्टेजेस सारे पार करेगा वो, चाहे पॉजिटिवली करे चाहे नेगेटिवली करे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। दूसरा, एरिक एरिक्सन के कोई भी स्टेजेस में आपको इरोजनस जोन, इस तरह के कोई भी जोन्स नहीं दिखाई देंगे। उनका जो था थ्योरी सोशल की तरफ था, मतलब जनरलाइज्ड था, और फ्रूइड का जो थ्योरी था वो साइकोसेक्सुअल, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, मतलब उन्होंने जो भी थ्योरीज दी उन्होंने एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के बारे में दी, उसको सोसाइटी से रिलेट नहीं किया। ठीक है, बट एरिक एरिक्सन ने उसको मोर जनरलाइज्ड वे में देखा और सारी चीज़ें को उसमें इंक्लूड किया। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस होगा। और इसी तरह से जैसे कि हम देखते हैं फ्रूइड में फिक्सेशन अगर हो गया तो न्यूरोटिक बिहेवियर और स्टेज, जो भी स्टेज में अगर वो अटक गया उसी स्टेज के पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड कोई भी बिहेवियर उनमें दिखाई देगा। तो इस तरह के सारे जो स्टेजेस थे वो स्टेजेस फ्रूइड के हैं, और फिक्सेशन की वजह से उन्होंने कहा कि ये इस तरह के न्यूरोटिक बिहेवियर जो है वो आगे एडल्टहुड में दिखाई देंगे। जबकि एरिक एरिक्सन की थ्योरी में डिफरेंस है कि उन्होंने फिक्सेशन का तो कोई नाम लिया नहीं, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के हिसाब से हर एक स्टेज को बच्चा पार करेगा और आगे की स्टेज जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इन शॉर्ट में फ्रूइड के जो थे वो साइकोसेक्सुअल और एरिक्सन की जो थ्योरी थी वो साइको सोशल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी साइको सोशल जो थी वो एरिक्सन की है और साइको सेक्सुअल जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की है। सेक्सुअल पर्टिकुलर यहाँ पे फिक्सेशन होगा और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके ये स्टेजेस जाते हैं, उसमें
5 स्टेजेस हैं जो कि स्पेसिफिक है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं 5 स्टेजेस स्पेसिफिक। यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं और जनरल है। जनरल मतलब सब कुछ इंक्लूड किया है उन्होंने, एक स्टेज को पार करके दूसरे स्टेज में जाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक पर्सन को इंक्लूड नहीं, उस पर्सन के साथ में उसके सराउंडिंग को सारों को इंक्लूड किया है। और वो इंक्लूड करने के बाद में उसका प्रोग्रेस कैसे होता है और वो आगे प्रोग्रेस होता जाता है, इस तरह से एरिक एरिक्सन का मानना था। जबकि सिगमंड फ्रॉइड का था कि एक पे अगर फिक्स हो गया तो वो फिक्स है, उसके आगे के स्टेजेस आएगी ही नहीं लाइफ में, ठीक है। अब इन शॉर्ट उन्होंने कौन से स्टेजेस दिए थे, जैसे कि हमने देखा कि 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस इंक्रीज ऑर्डर में है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है, और ये सारे स्टेजेस जो है वो पार करेगा, ठीक है। बट लाइफ के कौन से पीरियड में कौन सा स्टेज आया और कौन से स्टेज को उसने किस तरह से पार किया, उस तरह से उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी आगे जाके आपको दिखाई देगी। तो ये 8 स्टेजेस क्या क्या हैं, उसमें फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो ये फर्स्ट है, ये इन्फेंट एज ग्रुप में आता है, जब बच्चा छोटा होता है। यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एज को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। ये होगा आपकी टॉडलर एज ग्रुप में, जो कि सेकंड स्टेज आएगा। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आएगा प्री स्कूलर में। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये आएगा आपका स्कूलिंग एज ग्रुप, जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप है वहाँ पे। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये आएगा एक टीनेजर में, ठीक है। फिर सिक्स्थ है इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये आएगा यंग एडल्ट में, यूथ में। देन सेवेंथ इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आएगा मिडिल एज एडल्ट में, ठीक है। फिर लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये हैगा ओल्ड एज ग्रुप में, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी एज ग्रुप में। तो इस तरह से ये सारे स्टेजेस 8 स्टेजेस हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब ये वर्सेस क्यों दिया गया है, क्योंकि सारे आप जैसे देखोगे ना एक के अपोजिट है, तो या तो ट्रस्ट होगा या फिर मिसट्रस्ट होगा, इस तरह से सारे स्टेजेस को पार करेंगे। और ये सारे स्टेजेस का क्या मीनिंग है वो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है, एरिक एरिक्सन का फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जैसे हमने कहा बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, ये बर्थ टू 1 ईयर एज ग्रुप, जैसे कि हमने कहा इन्फेंट में होता है। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट होता है भरोसा, ठीक है। उसके वर्सेस क्या रखा गया है, मिसट्रस्ट, मतलब जहाँ पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे एरिक एरिक्सन का मानना है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है वहाँ पे जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मदर्स लव होता है, डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि बेबी का डिमांड होता है क्योंकि उसको भूख लगती है, डिमांड फॉर मिल्क होता है, और उसकी डिमांड मदर की तरफ पूरी की जाती है। पूरी करते टाइम उसका केयर होता है, उसको केयरिंग होता है, उसको कैरी करती है मदर, उसको वो लव और पैम्परिंग, क्योंकि उसको जो नीड होती है वो उसको फुलफिल कर रही है मदर। तो उस टाइम पे बच्चा भरोसा करना सीखता है, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि मुझे भूख लगेगी तो मेरी मदर आके मुझे, या फिर कोई तो आके, उस टाइम पे बच्चे को नहीं समझ में आता है कि वो मदर है, कोई तो आके मेरी भूख को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये भरोसा बच्चा सीखता है। बच्चे को अगर वेट हो गया, बच्चा गीला हो गया सुसु या फिर पॉटी की वजह से, तो उसको फटक से मदर क्लीन करती है, ठीक है। तो बच्चे को मालूम है कि मैं अगर अनकंफर्टेबल हूँ, गीला हूँ, तो मुझे कंफर्ट दिलाने के लिए कोई फटक से आएगा, या फिर मुझे अचानक से कंफर्ट मिलता है। तो ये जो भरोसा है वो वहीं सीखता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे उसको उसका जो भूख लगी और उसको दूध नहीं मिला, वो बहुत देर तक रोता गया बच्चा, और अगर उसको टॉयलेट आ गया और उसको गीला हो गया बच्चा, पॉटी कर दिया बच्चे ने और वो गीला है, काफ़ी देर तक गीला है, उसको चेंज नहीं किया गया, वो जो केयर एक मदर लेती है वो किसी
मैनी रीजन से वो केयर उसको नहीं मिल पाई। तो वहाँ पे जो भरोसा करना सीखता है एक बच्चा, वो भरोसा नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो भरोसा आता ही नहीं है, वो ट्रस्ट किस पे करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एरिक एरिक्सन का मानना था कि यहीं पे जो बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो भरोसा करना सीखेगा या फिर भरोसा किसी पे ना करें। आप भी अपनी लाइफ में बहुत लोग देखते होंगे जो आप कितना भी कुछ भी कर लो वो भरोसा नहीं कर पाते आप पे। तो एरिक एरिक्सन का मानना था कि वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि वो ट्रस्ट करना सीखे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, अगर फुलफिलमेंट है तो ट्रस्ट है, नहीं है तो मिसट्रस्ट है। तो यहाँ से उसका ईगो को होप एक स्ट्रेंथ मिलती है। अगर ट्रस्ट होया, अगर ट्रस्ट है, सब कुछ फुलफिल अच्छे से हो रहा है, तो जो ईगो है उसको होप मिलती है। होप का मतलब क्या होती है कि हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अब दुनिया अच्छी है, ठीक है, तो दुनिया को अब आगे अच्छे नज़रिए से स्टार्ट करते हैं। इसी एक पॉइंट से हम आगे सीखेंगे कि होप यहाँ पे मिल रही है। मतलब एरिक एरिक्सन का ये कहना है कि जब अगर एक स्टेज में हो ना तो आगे वाली स्टेज का रास्ता अपने आप खुलता है, ठीक है। तो एक स्टेज में अगर एक पर्सन है या फिर एक बच्चा है तो आगे वाली स्टेज को वो आधा कवर तो उस स्टेज में रहते रहते ही उसको फोर्स ही होने लगता है कि आगे क्या स्टेज आने वाली है। तो यहाँ पे होप आने से उनको उम्मीद की किरण है कि लाइफ अच्छी है, मतलब यू कैन ट्रस्ट योर सराउंडिंग। तो यहाँ पे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें समझ में आया है। यहाँ पे बच्चा सीखता है कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, ठीक है। तो कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड का आंसर उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में मिलेगा, येस आई कैन और येस नो आई कैन नॉट, ओके। यहाँ पे फ्रूइड का जो स्टेज था वो ओरल स्टेज था, इसी को करस्पॉन्ड करता हुआ स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में 1 ईयर to 3 years का एज ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये सीखेंगे। यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग इज द इशू, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 1 to 3 years टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, तो यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके उन्होंने अपना सेकेंड स्टेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें उन्होंने ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को कहा है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम खुद से कुछ कर पाएँ या कुछ करने में सक्सीड हो पाए, दैट इज ऑटोनॉमी, खुद कुछ करना, ठीक है। तो बच्चा खुद से अगर उस टॉयलेट ट्रेनिंग के सेशन को पार कर जाता है या फिर उस टॉयलेट के अर्ज को कंट्रोल कर पाता है तो बच्चे में आती है ऑटोनॉमी, मीन्स सेल्फ कंट्रोलिंग ऑटोनॉमी, खुद से कुछ कर पाया वो। बट अगर यहाँ पे इस टॉयलेट ट्रेनिंग के जो इशू को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया पाया और बच्चा अगर उस टॉयलेट के अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाया तो यहाँ पे शेम एंड डाउट आ जाता है। डाउट मतलब खुद पे डाउट कि मैं इतना सा नहीं कर पाया। ये क्यों आता है? क्योंकि जब टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम कभी कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है और वो जो वर्बल कमांड्स या फिर किसी पेरेंट्स के जो फिजिकल अब्यूज़ भी हो जाते हैं कभी कभी कि किसी ने उसको मार दिया या फिर उसको डांट दिया कि यहाँ पे सुसु क्यों किया, तेरे को कितनी बार समझाया है कि यहाँ पे नहीं करना है, टॉयलेट में करना है। सो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बच्चे के दिल में घर कर जाते हैं। तब उसको खुद को शर्म आने लगती है खुद पे कि मैं इतनी सी चीज़ जो कि बड़े लोग जो है वो आसानी से कर पाते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो जो शेम है वो शेम की भावना इनकलकेट हो जाती है और खुद पे डाउट होने लगता है कि मैं अगर इतना सा कंट्रोल नहीं कर पाया तो आगे क्या कंट्रोल करूँगा। तो यहाँ पे शेम एंड डाउट आ जाता है अगर टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाई। और अगर सक्सेसफुली हो रही है और बच्चा मोटिवेट हो रहा है, उसको ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स पे एनकरेज किया जा रहा है कि नहीं इट्स ओके और आगे ये नहीं होगा एंड एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पर चौथी बार नहीं होगा, यू कैन डू इट। इस तरह से जो मोटिवेशन मिलता है ना, उस मोटिवेशन से ऑटोनॉमी आती है कि येस आई कैन डू इट, ये वाली फीलिंग आती है। और इसमें जो ईगो की स्ट्रेंथ होती है वो होती है विल, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये विल जो होती है ये विल यहाँ से आती है, ठीक है। तो पहले में हमने देखा होप आ रही है, ईगो में होप आ रही है मतलब आगे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, होप, वी आर थिंकिंग गुड फॉर द फ्यूचर, होप। एंड अब हमने सेकंड में देखा विल मतलब खुद पे आत्मविश्वास, ठीक है। ये जो आत्मविश्वास है कि येस आई कैन डू इट,
वो वाला आत्मविश्वास इस स्टेज में पार करता है बच्चा, जहाँ की ऑटोनॉमी आता है, या फिर शेम एंड डाउट। शेम मतलब शर्म आती है खुद पे, और डाउट मतलब खुद की एबिलिटीज़ पे उसको डाउट आता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक इशू होगा कि इज़ इट ओके टू बी मी, मैं ऐसा हूँ तो मैं इट्स ओके, मैं जैसा हूँ वैसा ओके है, या फिर मुझे बदलने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो होती है खुद पे आत्मविश्वास, ये चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे फ्रूइड का जो यहाँ का जो स्टेज था वो था एनल स्टेज, जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में हमने देखा था। थर्ड स्टेज जो कि 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप में है, ठीक है, प्री स्कूल एज ग्रुप, जहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 6 ईयर्स का बच्चा काफ़ी कुछ नया सीखता है। वो बोलना, चलना, कूदना, भागना, दौड़ना, इन सब के अलावा नई चीज़ें एक्सप्लोर करना सीखता है। उसे दुनिया दिखाई देती है, उसे दुनिया की काफ़ी चीज़ों के काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे। आप अगर 3 से 6 साल के बच्चे, किसी भी बच्चे को मिलोगे तो उसके हर एक सेंटेंस में क्वेश्चन होता है। अगर सन है तो वो क्या है, क्यों है, क्लाउड्स हैं तो वो क्या है, क्यों है, फ़ैन चल रहा है तो वो क्या है, कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, खाना कहाँ से आता है, प्लांट्स कैसे जी रहे हैं, मैन मेड थिंग्स क्या है, नेचुरल क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चन इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो इस एज ग्रुप में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को एरिक एरिक्सन ने महत्व दिया है। इनिशिएटिव मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए आगे बढ़ना, इनिशिएट करना, ठीक है। तो जैसे कि इस एज के बच्चे काफ़ी तोड़ाफोड़ी करते हैं, हर चीज़ को खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि पिलो के अंदर खोल के देखेंगे कि इसके अंदर ये सॉफ्टनेस क्यों है, खिलौना तोड़ के देखेंगे कि ये चल रहा क्यों है। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी को दर्शाता है। तो ये क्यूरियोसिटी यहाँ पे अगर अच्छे से हैंडल की गई, उनके सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर अच्छे से दिए गए, तो एनकरेजमेंट आता है। अगर एनकरेजमेंट आएगा तो वो जो इनिशिएटिव या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। बट अगर यहाँ पे उनको रोका गया, हर एक चीज़ में टोका गया, खिलौना क्यों तो खोल के देख रहे हो, पिलो को क्यों ऐसे फाड़ा, ठीक है फाड़ा, ये गलत चीज़ है, बट उनको समझाने का तरीका होना चाहिए। उनको डांटने की बजाय अगर उनको आप समझाओगे कि आपने देख लिया अब इसके अंदर क्या है, बट आपने जो किया वो गलत किया, आपको मुझे पूछना चाहिए था, मैं बता देती आपको इसके अंदर क्या है। तो इस तरह से मॉड्यूलेट करना उनको। और अच्छा, आपने क्यूरियोसिटी किया, आपने एक अच्छी चीज़ सीखी कि इसके अंदर क्या है, इस तरह से उस चीज़ में एक एनकरेजिंग पॉइंट डाल देना। ये जो एनकरेजिव या ये जो मोटिवेशन जो यहाँ रहेगा वो उनको इनिशिएट करने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ वो खुद से कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं, या फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो सही पूछा, ना कि उनको हर क्वेश्चन पे डांटना। अगर अब उनको हर क्वेश्चन पे डांट पड़ रही है या फिर उनको कितना भूल रहे हो, कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो, चुप रहो, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हर एक चीज़ को अगर उनको टोका गया तो वहाँ पे उनको आ जाता है गिल्ट। तो उनको हर एक स्टेप पे लगता है कि उन्होंने गलत किया। तो जब ये गलत की फीलिंग आने लगती है तब ये गिल्ट आने लगता है, या फिर अंदर के अंदर ये चीज़ की फीलिंग अंदर इनकलकेट हो जाती है कि कोई भी अगर नई चीज़ मैं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं जो भी नई चीज़ कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गलत कर रहा हूँ ये चीज़ इनकलकेट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर इनिशिएटिव प्रॉपरली हैंडल किया गया तो इनिशिएटिव से आपके ईगो को स्ट्रेंथ मिलती है। वो स्ट्रेंथ होती है पर्पस। पर्पस मतलब हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ पर्पस है, कोई बेस है, हम ऐसे फालतू नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चे में ये जो ईगो की स्ट्रेंथ है, ये पर्पस वाली फीलिंग की महत्व है, उस चीज़ का, हर एक चीज़ का महत्व है। वो महत्व वाली फीलिंग या फिर ईगो को जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे बच्चा सीखेगा इज इट ओके फॉर मी टू डू, मूव एंड एक्ट। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे येस और नो का आंसर बच्चे को मिलेगा। इज़ इट ओके फॉर मी टू डू मतलब कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये करना सही है, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं इस तरह से एक्ट या फिर इस तरह से बर्ताव या फिर ये जो मैं कर रहा हूँ कर सकता हूँ कि नहीं, ये आंसर यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे इसका आंसर नो आया तो हर चीज़ का आंसर नो होने के बाद उसके अंदर गिल्ट की भावना पैदा होती है। गिल्ट की भावना पैदा होती है तो उनको उनकी लाइफ पर्पसफुल नहीं लगती, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक वेस्ट ऑफ टाइम हूँ या फिर जो भी मैं करता हूँ वो फालतू है, कोई यूज़फुल नहीं है। तो जो यूज़फुलनेस या फिर पर्पस जो होता है वो इस स्टेज में आता है।
फ्रॉइड का इस स्टेज का रिलेशन फैलिक स्टेज से था, जहाँ पे आपको रोमांटिक फीलिंग या फिर सेक्सुअल जेनाइटल हैंडलिंग वाले इश्यूज हमने यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेज से हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज एरिक एरिक्सन की है, जो कि 6 to 11 ईयर्स, जो कि स्कूल एज ग्रुप की है। वहाँ पे है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब इस इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का क्या मतलब है? इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम देखते हैं ना, इंडस्ट्री मतलब कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई चीज़ें बन रही है, वो हम इंडस्ट्री देखते हैं। बट उसका वर्ड मीनिंग क्या है? इंडस्ट्री मतलब कि आप खुद से कुछ चीज़ें इस दुनिया में बनाना, खुद से बनाना, दैट इज इंडस्ट्री ना। इंडस्ट्री क्या करती है? कुछ चीज़ें बनाती है। वैसे ही हम अब कुछ चीज़ें अगर बनाते हैं या फिर कुछ चीज़ें को इन्वेंट करते हैं या फिर कुछ चीज़ें करते हैं, उसको भी इंडस्ट्री कहा गया है, या फिर उसका वर्ड मीनिंग वही है। तो यहाँ पे आएगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी का मतलब है कि अपने एक लेवल से अपने आप को दूसरों के लेवल से नीचा देखना, या फिर हम सबसे छोटे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते, ये वाली फीलिंग इंफीरियरिटी होती है। दूसरों से कम की भावना, कमतरता बोलते हैं ना कि मुझ में ये कमी है, वो वाली भावना इंफीरियरिटी कहलाती है। तो इंडस्ट्री होगी कि हम कर सकते हैं, इंफीरियरिटी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये वाली 6 to 11 एज ग्रुप में सीखते हैं, जहाँ की मेजर आपका एक्सपोजर सोसाइटी या फिर अपने सेम एज ग्रुप के पीयर ग्रुप से होता है, क्योंकि ये स्कूल ग्रोइंग है। स्कूल गोइंग एज ग्रुप में आपके फ्रेंड्स, बच्चों के जो है नए फ्रेंड्स बनेंगे, उनके ही एज ग्रुप के हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या स्टडी में अव्वल आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में अव्वल आ रहे हैं। उनको देख देख के एक बच्चा जो है या फिर कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप को कम समझते हैं, वो होता है इंफीरियरिटी। और कुछ बच्चे जो हैं उनको देख के मैं भी ये कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू इट, ये वाली फीलिंग जो आती है ना, उसमें वो आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नए जगह जाते हैं, नई चीज़ों को समझने लगते हैं। अभी उनको भेदभाव समझ में आता है, उनको एटमॉस्फेरिक चेंजेस समझ में आता है, सराउंडिंग पीपल का बिहेवियर समझ में आता है। ये जो समझ में आता है और उस हिसाब से जो रिएक्शन चालू होता है उनका, वो होता है इस एज ग्रुप में, जहाँ की हम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स समझते हैं, या फिर जो एरिक एरिक्सन ने हमें समझाया है। इस स्टेज में बच्चा सीखता है, कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स। इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं इस दुनिया में स्ट्रगल या फिर अपना अस्तित्व ढूंढ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। दैट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पे आप बच्चे को अगर मोटिवेट करते हो, या फिर बच्चा पहले के स्टेजेस में अच्छे से मोटिवेटेड है ऑलरेडी, उसका ईगो में जो स्ट्रेंथ है वो आई हुई है, तो ये स्टेज पार करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ईगो की अगर पॉजिटिविटी है, या फिर आपको इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी है, या फिर मोटिवेशन है, तो बच्चे को ईगो में स्ट्रेंथ मिलता है, कॉम्पिटेंस मतलब दूसरों से compete करने की आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस दुनिया से बढ़ सकता हूँ, इस दुनिया के साथ या फिर आगे whatever, बट आई कैन बी। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कहाँ हूँ, ये नहीं आएगा। इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लोग हैं और मैं भी हूँ, ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, फ्रूइड का स्टेज से इक्विवेलेंट था लेटेंसी, जो कि फ्रूइड का इस टाइम पे मानना था कि ये टाइम पीरियड जो स्कूल गोइंग टाइम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते, ये फ्रूइड का मानना था। जबकि एरिक एरिक्सन के हिसाब से इतना खास या फिर इतना इम्पोर्टेंट बदलाव होता है जहाँ की बच्चा इस वर्ल्ड में जीना सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एरिक एरिक्सन के 5th स्टेज पे, जो कि एडोलेसेंस एज ग्रुप में आता है, और आइडेंटिटी वर्सेस रूल कंफ्यूजन, जो कि हमने आगे पहले भी पढ़ा कि एरिक एरिक्सन को खुद की आइडेंटिटी से कंफ्यूजन था। तो वो आइडेंटिटी जो उसको खुद को कंफ्यूजन था, उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इस स्टेज में एडोलेसेंस में बच्चे को खुद की आइडेंटिटी मिलती है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, या फिर मैं इस दुनिया में किस तरह से इम्पोर्टेंट हूँ, या फिर मैं भी कुछ हूँ।
ये वाली फीलिंग जो होती है ना आइडेंटिटी की, खुद मैं क्या हूँ, ये वाली फीलिंग ये स्टेज में आती है एडोलेसेंस में। और अगर इस स्टेज में अगर कुछ कन्फ्यूजन है या फिर उसको पिछले वाली चीज़ें क्लियर नहीं है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, जैसे कि हम एरिक एरिक्सन में देख लेते हैं कि उसके फादर का उसको मालूम नहीं था, तो उसको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। आई डोंट रिजेंबल टू माई मदर, मैं मदर जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं अपने फादर जैसा नहीं दिखता हूँ क्योंकि वो स्टेप फादर है, तो मेरे फादर नहीं है, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने फोकस की है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मिलती है और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे कोर ईगो स्ट्रेंथ है फिडिलिटी, ठीक है। कोर ईगो स्ट्रेंथ है फिडिलिटी का मतलब भरोसा, ठीक है, एक चीज़ पे भरोसा करना, दैट इज वो जो ट्रस्ट का था ना, फिडिलिटी में ट्रस्ट से एक स्टेप आगे होता है जब आप उस भरोसे को इनकल्केट करके वही भरोसा दूसरे को दे सकते हो, कि आप अपना जो भरोसा दूसरे पे जो भरोसा करते हो वही भरोसा उसका अपने पे ला सकते हो। फिडिलिटी, यू कैन स्टिक अपॉन टू दैट पर्सन। वो फिडिलिटी का जो भावना है या फिर स्ट्रेंथ है वो इस स्टेज में आती है, ठीक है। इसमें बच्चा सीखता है हु एम आई, हु कैन आई बी, मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ, ठीक है। तो आगे उसको फ्यूचर दिखाई देता है और पीछे उसको पास्ट दिखाई देता है। ये एक यहाँ पे मर्जर है एडोलेसेंस में कि आगे मैं क्या बनने वाला हूँ और मैं क्या हूँ अब तक। तो ये मर्जर जो है वो एडोलेसेंस में होगा, जहाँ की बच्चा खुद की आइडेंटिटी सीखेगा कि मैं अभी तक जो हूँ मैं क्या हूँ, या फिर मेरी इच्छाएं क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे अगर बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ तक के ठीक नहीं हुआ है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं हुआ है, उसके ईगो में उतनी स्ट्रेंथ जो उनको अभी तक मिल रही थी, ट्रस्ट है, होप है, ये सारी नहीं मिल रही थी, तो अब यहाँ पे आएगा रोल कन्फ्यूजन। रोल कन्फ्यूजन में बच्चा कन्फ्यूज होगा, उसको ना तो पता है कि मैं आज क्या हूँ, ना उस बच्चे को पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। सो ये जो कन्फ्यूजन है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फ्रॉइड का इस स्टेज से सिमिलर था जेनाइटल स्टेज, जहाँ पे फ्रॉइड ने जेनाइटेलिया को या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया था। अब हम एक स्टेज आगे जाएंगे जो कि है सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यंग एडल्टहुड में आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब हम देखेंगे एरिक एरिक्सन के सिक्स्थ स्टेज को। सिक्स्थ स्टेज यंग एडल्टहुड में है। यहाँ पे हम देखेंगे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? इंटीमेसी मतलब वो फीलिंग ऑफ लव जहाँ की आप अपने आप को अपने अपोजिट सेक्स या फिर पार्टनर को इक्वली लव कर सको। इक्वली लव करने का मतलब है कि पूरा समर्पण की भावना से। समर्पण की भावना में मतलब होता है कि उसके इमोशंस को अपने इमोशंस से पूरा जोड़ के देख सको, उसमें सेल्फिश फीलिंग नहीं आती है। उसके साथ वो जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें आप अपने आप को उससे जोड़ के देख सकते हो, उससे अलग नहीं देखते हो। दैट इज इंटीमेसी। यू सी योरसेल्फ एज वन, नॉट टू इंडिविजुअल्स। दैट इज इंटीमेसी। इंटीमेसी फीलिंग ऑफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप में फिजिकल कांटेक्ट जो होता है वो बनने के साथ साथ इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग को एरिक एरिक्सन ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। कहा है कि अगर इमोशनल बॉन्डिंग होगी या फिर इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा वो अपोजिट सेक्स से, तो ही वो अपने आप को फिजिकली कनेक्ट कर पाएगा। अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, तो यहाँ पे फिजिकल जो ग्रेटिफिकेशन है या फिर फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो बात होती है वो नहीं हो पाएगी। इट इज़ जस्ट अ मैनुअल थिंग विच यू आर डूइंग। इसमें कुछ लव की भावना, रोमांस की भावना वो सब कभी नहीं आएगी। एक दूसरे को जोड़ के देखना या फिर अपने लिए को पार्टनर ऐसा ढूंढना जिससे आप पूरी लाइफ उसके साथ बिता सको, ऐसा पार्टनरशिप आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकअप्स दिखेंगे, लोनलीनेस दिखेगा, वो अपने आप को किसी और के साथ जुड़ के देख ही नहीं पाता है। सो दैट इज आइसोलेशन, की वो मल्टीपल पार्टनर्स होने के बावजूद भी अकेला रह जाता है। दैट इज आइसोलेशन, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ जोड़ नहीं पाता है। दैट इज इन एडल्टहुड। इसी का सिमिलर स्टेज जो फ्रॉइड में था वो था
जेनाइटल्स, जहाँ की उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप को फॉर्मेशन की बात की थी, बट यहाँ पे फ्रॉइड ने भी इमोशन कांटेक्ट की बात कही है कि अगर यहाँ पे बॉन्डिंग या फिर रिलेशनशिप फॉर्म हुआ तो ही वो आगे जाके उसको आगे सक्सेसफुली सेक्सुअल पार्टनर को ग्रेटिफाई कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईगो स्ट्रेंथ होगी लव, प्यार करना सीखेगा इंसान अगर यहाँ पे इंटीमेसी हुई तो, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू लव एनीवन इन हिज लाइफ। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कैन आई लव, मैं किसी को प्यार कर सकता भी हूँ या नहीं। तो लव की जो भावना है वो तभी आएगी जब एक पर्सन खुद को दूसरे के अंदर पूरा एक सबमर्ज होता हुआ दिखाई देगा, या फिर उसे अपने जो इश्यूज हैं वो दूसरे के इश्यूज से अलग नहीं लगेंगे। अपने दूसरा मतलब अपना को पार्टनर के साथ उसकी जो फीलिंग्स, इमोशंस, फिजिकल कॉन्टेक्ट, एवरीथिंग आर वन नॉट टू, अपने आप को अलग करके नहीं देखेगा। दैट इज सेल्फलेसनेस। ये चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे कैन आई लव, यस आई कैन लव और आई कैन नॉट लव। इसीलिए इफ़ आई कैन नॉट लव वाली भावना अगर सुपरविंग कर रही है तो आइसोलेशन, वो उम्र भर अपने आप को भीड़ में भी अकेला पाएगा, डिप्रेस्ड पाएगा। अब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एरिक एरिक्सन की 7th स्टेज को। 7th स्टेज जो है वो लेट एडल्टहुड में ही है या फिर मिडिल एडल्टहुड में देख लीजिए, जहाँ पे आएगी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब जनरेटिविटी क्या होती है? कुछ भी चीज़ को जनरेट करना मतलब बनाना। ओके, तो जनरेटिविटी मतलब मैंने जो आज तक सीखा है, जो इंसान की भावना होती है ना, मैंने आज तक जो सीखा है उससे मैंने क्या सीखा, तो जो मैंने सीखा है उससे जो मैंने जो सीखा है वो मैं आगे किसी को दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो इंसान जिसने आज तक जो सीखा है वो अगर किसी को नहीं दे पा रहा है या फिर उसका जो सारांश है, अर्क है, वो अगर किसी को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, वो उसकी लाइफ से कुछ सीखा ही नहीं, तो दूसरे को क्या सिखाएगा? तो अगर वो कुछ सीखा ही नहीं और दूसरे को सिखाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो लाइफ में एक स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, रुकाव, कि अब क्या, आगे क्या। चलो लाइफ में हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, हमने डिग्री हासिल कर ली, हमने अच्छी जॉब कर ली, हमने शादी कर ली, बच्चे हो गए, दैट्स इट, फिनिश, एंड ऑफ द स्टोरी। आपके पास वर्ल्ड को वापस देने के लिए क्या है? अपने वर्ल्ड से लिया सिर्फ। तो ये स्टैग्नेशन की फीलिंग आती है कि हमने अब वर्ल्ड को वापस कुछ दिया ही नहीं। हमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया तो प्यार देंगे क्या? हमने किसी के लिए ट्रस्ट ही नहीं किया तो हम दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए ट्रस्ट वर्दी कैसे होंगे? तो ये सारे जो अभी तक के जो स्टेजेस थे, वो सारे स्टेजेस के जो भी ऑपोजिट पार्ट्स थे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, अगर वो आ रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ लाइफ एडल्टहुड, जब आपने फिजिकली तो सारा कुछ अचीव कर लिया बट ना कि फिजिकली ना ही मेंटली कुछ दे पा रहे हो, तो यहाँ पे स्टैग्नेशन आता है। एंड वाइसा वर्सा, अगर यहाँ पे अचीवमेंट जो है आज तक की जो ईगो की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रही है और सारी स्ट्रेंथ्स मिली है, तो यहाँ पे जो केयर वाली भावना है ना वो आती है। तो केयर करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप दूसरों के लिए केयर करते हो कब? जब आप फुलफिल्ड हो उस केयर से। अगर आप फुलफिल्ड हो तो ही आप दूसरे को केयर दे सकते हो। तो आप अपनी फैमिली की केयर करते हो, फ्रेंड्स की केयर करते हो, सराउंडिंग की करते हो, उससे ऊपर जाओ तो आप इस दुनिया की केयर करते हो। तो ये जो केयर है या फिर ये जो फीलिंग है कि हाँ ये लोग भी इम्पॉर्टेंट है और इनको भी हमें प्यार देने की ज़रूरत है, ये जो केयर वाली फीलिंग है ये यहाँ पे एडल्टहुड में आएगी जब आपने फिजिकली सारे जो नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स है, वो फुलफिल कर लिए हैं। तो दैट इज़ जनरेटिविटी, कि आपने अपना जो अंदर जो भी कुछ सीखा है उसे जनरेट करके या फिर उसको सीख के अब आप वापस देने को तैयार हो। ठीक है, दैट इज़ केयर। और यहाँ पे फ्रॉइड का जेनाइटल स्टेज ही कंटिन्यू होता है एडल्टहुड में। यहाँ पे बच्चा सीखता है या फिर एडल्टहुड में जो इंडिविजुअल है वो अब आगे एक एडल्ट बन चुका है और वो अपने लाइफ में कैन आई मेक माई लाइफ वर्क, या फिर अब तक की उसकी जो सीख थी वो एक लाइफ बन चुकी है और अब इस लाइफ को मैंने आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो सीखा है वो कामयाबी से हासिल किया है या नहीं किया है। सो यहाँ पे जो केयर है, फीलिंग है, जो ईगो की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन होती है अगर जनरेटिविटी है। और स्टैग्नेशन है तो यहाँ पे वर्थलेसनेस फीलिंग आने लगेगी आगे जाके। अब हम आगे बढ़ते हैं 8th स्टेज पे,
जो कि ओल्ड एज की स्टेज है। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन स्टेजेस, साइकोसोशल स्टेजेस। उसमें है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी मतलब अभी तक जो ईगो की स्ट्रेंथ हम मेंटेन कर रहे हैं या फिर स्ट्रेंथ जो डेवलप हुई थी हमारे आप में, अब वो ईगो हमें कहेगा कि हम ईगो को फुलफिल कर पाए हैं कि नहीं, या फिर हम अपनी लाइफ में सब कुछ सीख पाए हैं, या फिर अपनी लाइफ पीछे मुड़ के जब वापस देखोगे ओल्ड एज में तो वो सक्सेसफुल दिखाई देगी। ठीक है, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी। अपना ईगो सेटिस्फाइड है, जो मैंने किया लाइफ में, मैंने अपनी फुल कोशिश की कि अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकूं। ठीक है, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी। और डिस्पेयर मतलब वो इस एज में, बुढ़ापे की एज में पीछे मुड़ के देखेगा कि ये लाइफ क्या जी मैंने, मेरी लाइफ तो वर्थलेस हो गई, मैंने कुछ किया ही नहीं, या फिर जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। इस तरह की जो डिप्रेस्ड फीलिंग जो इंसान में आती है वो इस एज में वापस मुड़ के अपनी लाइफ को जब देखता है तब आती है। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज। यहाँ से आप अपने आप को एक बोलते हैं ना कि हमने ज्ञान, बोलते हैं ना बूढ़े लोगों में ज्ञान होता है या फिर बूढ़े लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। वो कौन लोग ज्ञान बांटेंगे? जिनमें ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान किससे आएगा? पूरे लाइफ के इस स्टेजेस से आएगा। सो यहाँ पे आपकी ईगो की स्ट्रेंथ है विजडम। फ्रूइड की कोई भी इक्विवेलेंट स्टेज नहीं है, उन्होंने बुढ़ापे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान सीखेगा इज इट ओके टू हैव बीन मी, मतलब मैं अपनी लाइफ में मैं बन के, मतलब मैंने अपनी लाइफ में मैं बन के क्या किया, तो मैंने अभी तक क्या क्या किया वो सारा आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ अच्छा दिखेगा या फिर फुलफिल्ड दिखाई देगा तो ईगो इंटीग्रिटी होगी, और अगर सब कुछ ऐसा दिखाई देगा कि हर एक स्टेज पे हमने धक्के ही खाए हैं या फिर हम वो कर ही नहीं पाए जो करना चाहते थे या फिर कुछ करना ही नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे आएगा डिस्पेयर, यहाँ की डिप्रेशन। ठीक है, एरिक्सन की सारी 8 स्टेजेस को और हम आगे की स्टेजेस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।